बिहार की राजनीति जो है वो जाति के बिना अधूरी है, या यह कह लीजिए कि बिहार से जाति है कि जाति नहीं। और आज हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सीतामढ़ी के नए नवेले एमपी साहब जो बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने एक बयान दिया है और भरे मंच से दिया है, जनता को संबोधित करते हुए बोला है कि यादव और मुसलमान और कुशवाहा अगर हमारे दरवाजे पे आएंगे तो हम उनको पानी पिला देंगे, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे और हाथ जोड़ के विदा कर देंगे, लेकिन उनका कोई काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं किया है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, इनसे सवाल करने आए हैं हम। सवाल मेरा ये है कि मैम, हम लोग लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं, और आपको ये भी पता होगा कि ये वही देश है जहाँ अछूतों यानी दलित समुदाय से अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। ये वही लोकतांत्रिक देश है। हालांकि समय बदला है, चीज़ें बदली हैं, लेकिन आज भी सामंतवादी और पूंजीपति और मनुस्मृति को मारने वाले लोग बदले नहीं हैं। उसका ताजा तरीन उदाहरण देख लीजिए ना। आज देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सांसद है, बावजूद इसके देखिए जिस तरह की भाषा और भर्सन वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि यादवों को, मुसलमानों को, कुशवाहा को, किसी को चाय पानी पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। आपको सांसद भगवान जी इसीलिए हम लोगों ने बनवाया है क्या कि आप किसी को चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, मिठाई खिलाइए? हाँ, कोई आपके यहाँ घर पे दरवाजे पे जाएगा, व्यक्तिगत काम, कोई अपना बेटा बियाहने तो आपके घर पे नहीं जाएगा। सांसद है भाई, आप अपने जन सरोकार मुद्दों को लेकर आपके क्षेत्र के लोग आपके पास पहुंचेंगे ही। अब आप कहते हैं चाय पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे, तो आप गए क्यों है वहां पे? और आप कैसे चिन्हित कीजिएगा कि किसने आपको वोट किया है, नहीं किया है? आप 2.3% वाले लोग हैं ना जी। हाँ, 2.3% वाले लोग, ये 32% वाले लोगों को उसमें और जोड़िएगा परसेंटेज, उसमें दलितों को भी जोड़िए, आप पिछड़ों को भी जोड़िए उसमें, तो ये प्रतिशत सोचिए कि कहाँ चला जाएगा। तो आखिर आप किन लोगों के वोट से आप जीत रहे? आत्ममंथन का विषय है विकास जी, उन लोगों के लिए भी आत्ममंथन का विषय है जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से बिहार में एक जाति विशेष समुदाय को ये लोग हिटलिस्ट में रखे हुए हैं, खास एक जाति के लोग ही कर रहे हैं, ये भी चिंता का विषय है। आत्ममंथन की जरूरत मुझे भी है, आपको भी है, हमारे मुसलमान भाइयों को भी है, कुशवाहा समाज के भाइयों को भी है, कि आखिर ये लोग जो आज आपको जीतने के बाद इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तो क्या कारण है भाई? क्या व्यवस्था है हमारी? आपने अभी बात में बोला कि ये सभी लोग जो हैं एक ही लोग कर रहे हैं, एक ही जाति के लोग। क्या आपका इशारा ये है कि सारण के राजीव प्रताप रूडी ने बोला था सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलती है, चलते रहेगी? क्या चेतन आनंद ने जो विधानसभा से पोस्ट किया था, ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है, सबको पीना पड़ेगा, और फिर ये देवेश चंद्र ठाकुर, क्यों ऐसा हो रहा है कि एक जाति जो है वो पूरे बिहार के राजनीति में जाति को इस तरह से लेके आए हैं कि अब ये हिंसा का रूप लेने लगा है? नहीं, देखिए, मैं सामंतवादी जात की बात करूं, इसमें कोई भी जाति हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके से सिनेरियो हम देख रहे हैं कि एक जाति विशेष के वर्ग जो है एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। स्वर्ण की बात कर रही हैं? हम तो निश्चित रूप से हम स्वर्णों की बात कर रहे हैं, वो स्वर्ण भी हैं, अपवाद है हमारे साथ। हमारी ए टू जेड की पार्टी में हमारे कई ऐसे स्वर्ण भाई हैं, हमारे लोग विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं और हमारे साथ काम कर करके, लेकिन अभी भी ये अपवादी लोग जो है ना, आज जिनके जो आपने कहा कि जाति है कि जाति नहीं जा पा रही है। समाजवादी विचारधारा की हमारी पार्टी है, और हमारा आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, किन के लिए लड़ी थी? इन्हीं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी। लेकिन ये जो है ना, हमेशा से ही अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं हम लोगों के ऊपर, और ये कारण है कि आज ये दुखी हो गए, इनकी आत्मा तकलीफ में आ गई। जीत गए हैं महाशय, फिर भी इनकी आत्मा दुखी हो गई। वो आप देखिए, इसके पहले वो स्पीकर भी रहे हैं विधान परिषद में, और देखिए एक नियुक्ति पत्र है, अधिवक्ताओं का जो लिस्ट है 11 लिस्ट आपने देखा होगा क्या भाई? तो सारे महानुभाव वहीं पे उपलब्ध हैं क्या? हाँ, अन्य जातियों में महानुभाव लोग नहीं है, पढ़े लिखे साक्षर लोग नहीं है, लेकिन नहीं, कुंठित और उस विचारधारा के व्यक्ति कभी उससे निकल ही नहीं सकते हैं। बराबर समानता की बात, सम्मान की बात ये कर ही नहीं सकते हैं। और ये सोचते हैं, ये तो उस पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के चहेते व्यक्ति हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में करवे किए थे एमएकाओ में, और अभी ये कर रहे हैं एमएकाओ में। इनकी तो विचारधारा परिपाटी इनकी बन गई है भाई। मैम, इसका जो असर होगा वो किस तरह होगा? क्या इनकी बातों को, अगर मान लीजिए कि कोई इनके स्वजाति लोग अगर थाना में प्रभारी हैं और उनके सामने अगर देवेश चंद्र ठाकुर के स्वजाति लोग और एक यादव या मुसलमान, दो लोग जाते हैं, तो वो किसका फेवर लेंगे? आप जो बात पूछ रहे हैं ना विकास जी, लोग भोग रहे हैं,
लोग झेल रहे हैं, है ना। हम लोग बचेंगे शायद, बहुत सारी बातें हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर आप धरातल पे, आप तो पत्रकार है, स्वतंत्र पत्रकार है, और आप तो जाके देखते होंगे कि क्या स्थिति है, कि किस समुदाय के लोग, अगर एगो सिपाही भी है ना, हाँ, तो क्या वो हाल करता है लोगों का, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन बड़े से बड़े गुनहगार जो है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति की होने की वजह से उनको एक एडवांटेज मिल जाता है, उनको लाभ मिल जाता है, वो अपराधी नहीं होते हैं। लेकिन एक छोटा सा अगर एक दलित, देखिए आज अगर शराब पीते हुए पकड़े गए हैं जितने लोग, आखिर वो कोई किस समुदाय के लोग हैं, वो जेल में हैं, लेकिन जो बेच रहा है ना वो खुलेआम घूम रहा है। वो बेचने वाले लोग कौन है भाई? कौन वो दलित है, कौन पिछड़ा है, कौन यादव है, कौन मुसलमान है? नहीं, वो लोग कौन है बेचने वाले? बड़े बड़े कारोबारी हैं वो लोग, तो सामंतवादी पूंजीपाती लोग कौन है भाई? ये बात, ये हकीकत है हमारे समाज की। लेकिन आत्ममंथन का विषय हमारे लिए है, आपके लिए है, मुसलमान भाइयों के लिए है, तमाम पिछड़े जातियों के लिए है, कि ये लोग जो हमारे वोट से जीत करके चले जा रहे हैं और इस तरह का बात बघार रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी ये बात एक चेतावनी है। 365 दिन हमारे यहाँ चुनाव होता है। मैम एक बात नहीं समझ में आ रही, जब मैं इनकी बातों को सुना तो आपने बोला कि हम लोग स्वतंत्र पत्रकार है, धरातल पे जाते हैं, तो हम राजनीतिक प्रश्न से ज़्यादा हम आम समस्याओं पे बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई गांव है जिसमें देवेश चंद्र ठाकुर के जाति के 500 घर हैं और वहाँ पे 2 घर यादव है और 2 घर मुसलमान हैं। ये बयान जब उस गांव में पहुंचा होगा तो वो 4 घर पे क्या बीत रहा होगा? डर में होंगे वो लोग, वो तो सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो ना पुलिस काम करने आएगी। सांसद महोदय का ऐसा बयान है भाई, अब तो वो जा ही नहीं पाएंगे उसके पास। हाँ, अब बताइए किससे अपने वो जा करके, अगर उनको कोई परिस्थिति, कोई प्रॉब्लम आती भी है तो ऐसी परिस्थिति में वो किसके पास जाएंगे? कोई जनप्रतिनिधि ही होता है ना, जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का वो एक तरह से कह लिए मुखिया होता है। लोगों के पास कोई समस्या होती है तो अपनी समस्या के समाधान के लिए वो जाता है। आज लोग उनके बचाव में आ रहे हैं कि व्यक्तिगत उनका कामों के लिए उन्होंने बोला, तो मैंने तो उसका भी जवाब दे दिया। बुरा लगेगा उनको सुनने में, बोलेंगे ये लोग असभ्य हैं, ये हैं, वो है। भाई तो असभ्यता की पराकाष्ठा तो आपने पार कर दी आप है। जवाब दे दीजिए। हम भी एक वीडियो चलाए हैं तो लोग हमसे बोल रहे हैं कि उन्होंने पर्टिकुलर काम के लिए बोला है, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर काम? बताइए। आप उनके दरवाजे पे कोई काम लेके आते हैं तो वो नहीं करेंगे तो आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत काम के लिए, तो एक विधायक से, एक सांसद से, एक मुखिया से क्या व्यक्तिगत काम होता है किसी व्यक्ति का? नहीं ना, व्यक्तिगत नहीं काम होता है, सामाजिक काम होता है। अगर किसी तरह के कोई भी ज़रूरत है, आवश्यकताएं हैं उन्हें, तो वो उस वजह से वो जाते हैं वहाँ पे। मैंने तो बोला ना, कोई आपके यहाँ अपना बेटा ब्याहने के लिए नहीं जाएगा जनाब, आपके यहाँ अपनी पर मजबूरी ही लेके जाएगा। सामाजिक और व्यक्तिगत काम के लिए हर एक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता है, वो किसी भी जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाएगा। ऐसे बयान देने से बचिए आप, नहीं तो चुनाव के समय ना यही जनता जो है ना घूमेगी आपके पीछे। मैम सीतामढ़ी में शायद 6 विधानसभा है। हाँ। अगर मान लीजिए कि उसमें कोई विधायक होंगे जो मुसलमान होंगे या कोई विधायक होंगे जो यादव होंगे, ये तो उनका भी बात नहीं सुनेंगे। नहीं तो हम तो यही कहेंगे कि सुने चाहे नहीं सुने, ये ना भूले कि 2.3% वाले लोग हैं, ना भूले। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग जाएगा मदद के लिए, पहले तो किसी को डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं। मैम आप इनडायरेक्टली धमकी दे रही हैं कि जरूरत पड़ेगा तो सीतामढ़ी में बाहर के लोग कुछ करेंगे। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं तो खुली बात बोल रही हूँ। हमारे लोगों को कोई भी, किसी दलित अगर समुदाय को पूरे बिहार में क्या पूरे देश में भी अगर कहीं कोई समस्या होती है, मेरी मदद मांगेगा कोई, तो मैं पहुंचूंगी, क्यों नहीं पहुंचूंगी। और वैसे हम कह रहे बिहार में पूरे किसी भी कोने में कोई मुसलमान भाई है, लेकिन यूनिटी की आवश्यकता है। आत्ममंथन की बात इसलिए मैंने बोली, बहुत लोग बरगला रहे हैं लोगों को। आप मंथन कीजिए कि कौन और क्यों लोग आपको बरगला रहे हैं। आपको बरगलाना नहीं है और कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरे बिहार में जो है ना, उसमें जोड़िए 32%, तो मैंने सिर्फ आपको यादव और मुसलमानों की बात कही, उसमें दलितों को जोड़िए, उसमें कुशवाहा समाज जिसको की टारगेट कर रही है उनको भी जोड़िए, और सब हम जब एक तरफ हो जाएंगे तो आप कहाँ रहिएगा। इनको तो हटाना चाहिए भाई, इनको तो राष्ट्रीय जनता दल ने मांग भी कर दिया कि उसकी उनकी सदस्यता को रद्द, बिल्कुल एकदम अविलंब। थोड़ी सी भी नैतिकता है ना तो इनको अपने बोले हुए बात, खैर नैतिकता नहीं, इनसे नैतिकता की तो आप अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि इनके तो डीएनए में, इनके खून में, इनके रगों में, इनकी सोच में, इनके व्यवहार में यही है सच्चाई जो है। आज जो देवेश चंद्र ठाकुर ने सार्वजनिक रूप में दिखाई, ये इनकी हकीकत है, ये इनकी सच्चाई है। तो हम इनसे और कुछ नहीं कहते। नीतीश कुमार भी तो ओबीसी से आते हैं, वो भी बैकवर्ड हैं, वो भी दलितों की बात करते हैं और उनके पार्टी मैं तो उनको भी आत्ममंथन के लिए मैंने बोला, क्या उसमें आत्ममंथन में नीतीश जी नहीं आते हैं? आत्ममंथन में तो नीतीश जी भी आते हैं।
आत्ममंथन में मैंने जब बात किया तो वो तमाम जातियां, वो तमाम समीकरण आती है, सबको आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्यों और हमारी क्या व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं। मैं मांग करती हूँ, हमारी पार्टी ने तो मांग किया है, मैं पर्सनली भी इस बात को मांग करती हूँ कि ऐसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं बनता है जो व्यक्ति सदन में जाके उसी संविधान को उठा करके कसम खाएगा कि मैं सारे विधि विधान बिना किसी द्वेष और ईर्ष्या के भाव के साथ मैं काम करूंगा। अरे आपका कितने द्वेषित हैं आप, कितने ईर्ष्यालु हैं, कितनी आपकी मतलब अंदर आपकी कुकृत्य भरी हुई है, ये सारा तो सार्वजनिक है। आप कैसे, आप तो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं ना भाई। आपका क्या अधिकार बनता है आपको सदन में बैठने का, एकदम आपका अधिकार नहीं बनता है। मैंने शुरू में पूछा था आपसे कि ये अभी भी हम लोग लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही है ये हमें राजतंत्र की याद दिला रही है। हम जब सीरियल देखते थे बचपन में किसी राजा महाराजा की कहानी को, तो उसमें अगर राजा की कोई बात को आप नहीं मानते थे तो उसको काल कोठरी में डाल दिया जाता था, उनको 40-50 कोड़े मारे जाते थे। तो क्या ये उसी दौर की ओर हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं? नहीं, इस 2024 में बहुत लोगों को ये गलतफहमी थी कि वो संगोल वाली जो है ना राजतंत्र ले आएंगे, मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार। ना बना मोदी सरकार। मैम अगर नहीं बना तो ये हालत है, बन जाता तो क्या होता? सोचिए ऐसे लोगों की कुंठा, ये कुंठा तो वही है जो कह रहे थे 450 पार करेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। ये वही तो कुंठा है, ये वही बात है जो जबान पे आ रही है। दिल की बात जबान पे आना इसे ही कहते हैं। जो देवेश चंद्र ठाकुर के सारे एक लाइन में उन्होंने बता दिया कि 450 अगर हम पार करते तो हम ये चीजें करते। शायद ये होता स्थिति आने वाले समय में विकास जी की दलितों के पुनः गर्दन में हड़िया बांधा जाता और पिछवाड़े में झाड़ू बांधा जाता। ये समय आता जो मुसलमानों के साथ जो चल रहा था, पिछड़ी जातियों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, वही समय ये लोग लाना चाह रहे थे जो लेकर नहीं आ पाए। लेकिन लड़ाई अभी हमें लड़नी है, अभी हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी वो अभी लंबी चलेगी, लेकिन चलेगी और हम लड़ेंगे। हम हारने वाले नहीं है, थकने वाले नहीं। और ऐसे लोगों को कभी भी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहेगा हमारे यहाँ, और संविधान कभी समाप्त नहीं होता। हिंसा का रूप ले सकता है इस तरह की बातें? नहीं, हिंसा का रूप की आवश्यकता नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर के जो वहाँ के लोग होंगे तो उनका मनोबल बढ़ गया होगा ना कि अब हम कुछ करेंगे भी। तो हमारे एमपी साहब तो बैठे हैं उधर, देखिए कोर्ट है, कानून है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो मुझे नहीं लगता है सब जगह तो यही लोग हैं। वो हम समझ रहे हैं इस बात को, आपकी भावना को भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन हिंसा से हर चीज का समाधान नहीं हो सकता है। हमारी सबको अपने संवेदना और अपने जो कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं। मुझे लगता है कि देश हमें, हमारा लोकतंत्र जिंदा है और संविधान भी जिंदा है, कोर्ट है, कानून है, घसीटा जाएगा, इनको न्याय मिलेगा भाई। ऐसे लोगों को बच के थोड़ी हम जाने देंगे। सदस्यता रद्द कराने के लिए कदम उठाएंगे आप लोग, आपकी पार्टी? बिल्कुल सदस्यता इनकी रद्द होनी चाहिए या करवाएंगे? एकदम। हम देखिए कोशिश तो हम लोग करेंगे। हम तो मैंने बोला लड़े, अभी लिख के दे क्या? अगर मेरे हस्ताक्षर से हो सकता है ना, तो मैं भी आपको पन्ने में लिख के देती हूँ कि देवेश चंद्र ठाकुर का सदस्यता रद्द हुआ है। मेरे को पावर मिल जाए तो देखिए अभी हम कितनों का सदस्यता रद्द करवा देते हैं। सारिका पासवान जब इस तरह से संबंधवाद के खिलाफ बोलती हैं तो थ्रेट्स कॉल आते हैं, कभी घबराहट होती है? बहुत हेट बातें होती हैं बहुत मेरे खिलाफ लोगों को, लेकिन मैं परवाह नहीं करती। मैं इनसे क्या उम्मीद करूँगी कि मुझे गुलाब का फूल भेजेंगे? नहीं, मैं नॉर्मल हूँ। जब ये गाली देते तो मुझे समझ में आता है कि मेरी बात इनके पहुंची है, क्योंकि इन्हें आदत नहीं है ना सुनने की। इनको तो आदत है हमेशा तिरस्कार करने का, अपमान करने का। तो अब अगर सच बोलिएगा तो कुछ तो जवाब देंगे ना ये लोग, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ये लोग जितनी बातें बोलनी है बोले। आई सिंपली डोंट केयर। मुझे विश्वास है अपने देश के संविधान पे, और मुझे पता है हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। और ऐसे लोगों को बोला मैंने ना, 365 दिन देश में चुनाव होता है, पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर उपचुनाव भी बीच बीच में होता रहता है ना। इन्हीं की सदस्यता समाप्त हो जाएगी तो उपचुनाव भी हो जाएगा। तो ये कहना ना कि इतना गुमान मत जिंदा रहिए। देश की जनता जो है ना, यही आपको वहां पहुंचाती है, तो यही वहां से उतार भी सकती है। और फिर सोचिए कि आपको चुनाव में जाना है, कैसे आप जनता को फेस कीजिएगा भाई? कुछ तो रखिए लालच लिहाज थोड़ा सा। तो ऐसे लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं होती है, इतने उम्र के इस पड़ाव पे जा करके इस तरीके की अपनी, लेकिन यही मनोदशा है भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और इन तमाम लोगों की, और खास करके इस तरह के जो सामंतवादी सोच और पूंजीपति वाले लोग जो होते हैं ना, उनकी यही विचारधारा, यही सोच है। हम इनसे और अतिरिक्त सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से इनकी सदस्यता भंग होनी चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सारिका मैम आपका।
देखिए, जब मैडम ने बात कहा तो एक बात इन्होंने बीच में बोला कि लोकतंत्र से ये देश चलता है, और हमारा भी सवाल यही था कि क्या लोकतंत्र तांत्रिक देश में हम अभी भी सुरक्षित हैं या नहीं। और संवंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, इन लोगों के अंदर जो आग धधक रहा है वही इनके जुबान पे आ जाता है, ऐसा सारिका मैम का कहना है। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा से देवेश चंद्र ठाकुर के सदस्यता को रद्द करने की मांग कर दी गई है। अब नीतीश कुमार जी पे ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पार्टी को और अपने बिहार की जनता को कितना भरोसा और यकीन दिला सकते हैं कि वो उनके हैं। बाकी ये जो 2.5% और 2.3% वाले लोग हैं, ये अगर 33% वाले को रौंदना चाहते हैं तो शायद उनको ये बात समझ लेना चाहिए कि अब ये 1980 और 1990 का दौर नहीं है, ये 2024 है। अब यहाँ हर कोई अपने हक के लिए लड़ना और बोलना जानता है, इसलिए, और साथ साथ कैमरा का भी दौर है, इसीलिए वो बोले और छप गया। और जो मीडिया कर्मी है, जहाँ पे उनके लोग बैठे हैं, वो भी मजबूरन उन खबरों को चलाने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, मेरा नाम विकास राज है। सारिका पासवान जी के बात से आप कितना सहमत हैं, आप हमें जरूर बताएं। और हमें पता है कि अगर आप देवेश चंद्र ठाकुर के स्वजाति लोग हैं या उनके वर्ग से आते हैं तो जरूर आप इनके बातों से सहमति नहीं रखेंगे। बाकी तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।